नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बंगला और हिंदी के सुविख्यात कथाकार विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी बसमतिया। तो शुरू करें कहानी। जीवन में कितनी ही जगहों में घूमा हूँ एवं कितने ही लोगों से मेरा परिचय हुआ है। अब इस उम्र में उन सबों के बारे में सोचना बड़ा ही भला लगता है। सोचता हूँ मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। अतीत का अंतर्दर्शन करने की भी एक उम्र होती है। आज उसी उम्र के दायरे में आ पड़ा हूँ। आगे का भविष्य क्रमशः छोटा होता चला जा रहा है तथा अतीत की दीर्घता बढ़ती जा रही है। अतीत का अंतर्दर्शन करने के उपयुक्त मन की अवस्था ठीक इसी उम्र में होती है। अब तक कितनी ही जगहों में घूम चुका हूँ। तब हृदय में साहस था और था मन में तेज। उसी तेज के भरोसे मैं धरती को तुच्छ मिट्टी के पात्र से अधिक कुछ समझता ही नहीं था। सोचता था हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। दो पैरों की अवशेष गति से मैं सारे संसार को रौंद डालूंगा। लोगों ने मुझे निराश व निरुत्साह किया है। सच पूछा जाए तो मुझे निरुद्यम करने वाले लोगों का कभी अभाव हुआ ही नहीं। मेरे स्थानीय मित्रों ने कहा है, इतना घूमते फिरते क्यों हो? मैंने उत्तर दिया, अरे भला क्या मैं घूमता हूँ? ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घुमा रहा है, नाक में डोरी देकर घुमा रहा है। उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया है, शायद तुम्हारे जन्म लगन में राहु है। जन्म लगन में राहु होने पर मनुष्य इसी तरह घूमते घूमते एक दिन निःशेष हो जाता है। तो आज सचमुच मैं निःशेष हो गया हूँ। स्वास्थ्य के विचार से ठीक ही निःशेष हो गया हूँ, लेकिन मन ही मन में तो मैं अब भी देखता हूँ कि आसाम के शिलोंग से एक लड़का चेरापूंजी की तरफ पैदल ही चल पड़ा है। साथ में कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वो अकेला ही मीलों तक पैदल चला जा रहा है, अपनी ही लगन में। चेरापूंजी पहुंचकर भला वो कौन सा हाथी घोड़ा पाएगा, पता नहीं। सिर्फ रास्ता नापने में ही उसे आनंद है। राह चलते रहने का ये आनंद ही मेरा एकमात्र संबल रहा है। मात्र इसी संबल को लेकर ही मैं इतने लंबे जीवन की परिक्रमा करता हुआ इतना दूर चला आया हूँ। इसी प्रकार कभी विजयनगरम से दंडकारण्य, तो कभी बंबई से लोनावाला या फिर चाईबासा से रांची तक चलते चलते पथ की परिक्रमा करते हुए मैंने आनंद के संबल को संजोया है। इसमें कभी आनंद मिला है तो कभी वेदना भी मिली है, या फिर कभी विस्मय ही प्राप्त हुआ है। ये सारी कहानियाँ अनेकानेक पुस्तकों में लिखकर मैंने अपने मन को उसमें उड़ेल दिया है, किंतु इस बासमतिया की कहानी कहीं भी नहीं लिख पाया। न लिख पाने का कारण मेरी अक्षमता ही है। प्रेम की कहानी तो बहुत तेरे लोग लिखते हैं, मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। बंगला साहित्य में अलौकिक कहानियों का भी कोई अभाव नहीं। उसके अलावा भला क्या हमारे साहित्य में विरह वेदना की कहानियों की, हास्य कथाओं की या फिर रहस्य रोमांच के किस्सों की कमी है? किंतु विश्वास की कहानी, विश्वास यानी अविचल निर्भरता, विश्वास की वैसी कहानी कहीं पढ़ी हो ऐसा मुझे तो याद नहीं आता। बसमतिया ने कहा था, मैं हुजूर की सेवा के लिए सब कुछ करूंगी। कपड़े धो दूंगी, खाना बना दूंगी, बर्तन मांज दूंगी और तेल मालिश कर दूंगी। हुजूर जो कुछ हुक्म देंगे सब कर दूंगी। बसमतिया का नाम लेते ही जैसा चेहरा कल्पना में उभरता है वैसी कोई भी बात न थी। शरीर का रंग गोरा नहीं था, 20 वर्ष की उम्र भी नहीं थी, ना तो वो कुमारी थी और ना ही कोई सधवा युवती। दरअसल बसमतिया एक छत्तीसगढ़ी विधवा बुढ़िया थी। उम्र होगी यही कोई 50 या 60। माथे के सारे बाल सन के समान सफ़ेद हो चले थे। चेहरे पर झुर्रियों के बहुतेरे निशान थे, लेकिन दांत अब भी मौजूद थे। मैंने पूछा था, कितने रुपए लोगी तुम? बसमतिया ने कहा था, 10 रुपए। मैंने फिर पूछा था, तुम सब खाना वाना बना सकोगी तो? हाँ हुजूर, मैं खाना भी बना दूंगी और बाजार से सौदा भी ले आऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर खुश ही हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 रुपयों में वो अपना काम कैसे चलाएगी, यही सोच सोच कर मैं चकित था। लेकिन बसमतिया को फिर खड़ी देखकर मैंने पूछा था, क्या हुआ, क्यों खड़ी हो? और कुछ कहना है क्या? बसमतिया बोली थी, हाँ हुजूर, एक बात और कहनी है। क्या बात कहनी है, बोलो। बसमतिया बोली, शाम के वक्त मुझे आध घंटे के लिए छुट्टी देनी होगी। छुट्टी? छुट्टी लेकर तुम क्या करोगी? बसमतिया बोली, छुट्टी लेकर मैं एक बार घर जाऊंगी, अपने लड़के के लिए भात ले जाऊंगी। तुम्हारा लड़का? बसमतिया बोली, हाँ हुजूर, मेरा लड़का। बसमतिया की बात सुनकर मैं दंग रह गया। पूरे महीने के लिए 10 रुपए, फिर खुद खाएगी और अपने लड़के के लिए भी भात तरकारी ले जाएगी, अतः खर्च तो पूरा बैठेगा। मैंने पूछा,
तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? बसमतिया बोली, हुजूर सिर्फ एक लड़का है। लड़के की उम्र क्या है? 26। 26 वर्ष की उम्र सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। 26 वर्ष के लड़के के लिए भात ले जाएगी? तो क्या बसमतिया का लड़का बेकार है? कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? सिर्फ अपने माँ के टुकड़ों पर पल रहा है? तुम्हारे लड़के का विवाह नहीं हुआ क्या? बसमतिया बोली, जी ना हुजूर, लड़के की शादी अभी नहीं हुई। मैंने सोचा, चलो ठीक है, मेरे सारे कामकाज जब बसमतिया कर ही देगी तो भला अपने लड़के के लिए एक पेला भात ले ही जाएगी, तो ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाएगा? आखिर इसमें कौन सा अधिक खर्च बैठेगा? यो भी पूरे महीने के लिए मात्र 10 रुपये ही तो ले रही है। मैंने बसमतिया से कहा, अच्छा तो ठीक है, यही तय रहा। मेरी सम्मति मिलने से वो उसी समय से काम में लग गई। जिस स्थान पर मैं रहने गया था उसका नाम था चित्रकूट। वहाँ पर यदा कदा ही टूरिस्ट जाते थे। मध्य प्रदेश के रायपुर नामक स्टेशन से बस द्वारा जगदलपुर तक जाना पड़ता। जगदलपुर पहले एक रियासत था। रायपुर से जगदलपुर की दूरी है 180 मील। बसें अच्छी हैं, बैठने के लिए स्प्रिंगदार सीटें हैं। बस द्वारा यात्रा करने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु जगदलपुर पहुंचने पर कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा। जो भी होटल है वहाँ सुख सुविधा नहीं के बराबर है। आखिर जब मैं जगदलपुर गया था तब मुझे वहाँ जगदलपुर की रानी वेगवती का अतिथि होकर डाक बंगले में शरण लेनी पड़ी थी। इसी वजह से मुझे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जगदलपुर में सिर्फ 2 दिन रहने के बाद ही मैं बेचैन हो उठा। बेचैन होने की वजह थी शहर की धूल धूसरित आबहवा, साथ ही चारों ओर से वाचाल जनसमूह का कोलाहल एवं बसों के हॉर्न का गर्जन। इन सबों का सम्मिलित आक्रमण मेरी मानसिक शांति को नष्ट करने के लिए काफ़ी था। सच पूछा जाए तो शोर मुझे इतना बुरा नहीं लगता, और फिर सभी शोर भला क्या शोर होता है? अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर हम कभी भी नहीं झुंझलाते। झुंझलाते हैं उसी समय जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे की क्रंदन ध्वनि हमारे कानों में प्रविष्ट होती है। टॉमस कार्लाइल शोर बिल्कुल नहीं सहन कर पाते थे। उनके लिखने के समय घर के भीतर या बाहर कहीं भी किसी तरह का शोरगुल अवांछनीय था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा मकान किराए पर लिया था जिस मकान के बाहर की ओर दोहरी दीवारें थीं। इस तरह मेरी बुरी हालत देखकर जगदलपुर में ही एक सज्जन ने मुझे चित्रकूट जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट में एक रेस्ट हाउस है, वहाँ रहने का व्यय भी कम है एवं कुछ रुपए खर्च करने पर खाना बनाने के लिए आदमी भी मिल सकता है। उस रेस्ट हाउस के सामने ही इंद्रावती नदी का एक जलप्रपात है। प्रायः 10 मंजिले मकान के समान ऊंचाई से पानी नीचे इंद्रावती नदी में गिरता है। कहते हैं कि वो दृश्य अत्यंत मनोरम है। बहुतेरे टूरिस्ट वहाँ जलप्रपात देखने के लिए ही जाते हैं। वे सुबह चित्रकूट जाते हैं और शाम होने पर वापस जगदलपुर लौट आते हैं। वहाँ जाकर लड़के पिकनिक करते हैं। एक आध घंटे के लिए कोई कोई रेस्ट हाउस में जाकर विश्राम भी कर लेता है। मेरे चित्रकूट जाने का कारण सूत्र यही था। इस तरह मैंने बसमतिया को अपने कामकाज के लिए रख लिया था। मैं उसे सुबह ही बाजार के लिए रुपए दे दिया करता था, और उसके बाद वो कब खाना बनाती थी, क्या बनाती थी, इसकी खबर रखने की ज़रूरत मैंने समझी ही नहीं। प्रतिदिन ही काम खत्म कर ये संध्या के समय मेरे पास आती और बोलती, अब मैं घर जा रही हूँ हुजूर। मैं पूछता, कब लौटोगी? वो जवाब देती, हुजूर आध घंटे में ही लौट आऊँगी। लड़के के लिए भात ले जा रही हूँ, उसे भात खिलाकर ही लौट आऊँगी। मैं बोलता, जाओ लेकिन लौटने में देर ना हो। बसमतिया बोलती, ना हुजूर, देरी का क्या काम। मैं गई और आई। मैं देखता कि वो एक शाल पत्ते के दोने में भात तरकारी ले जाती। वह जो खाना बनाती थी मैं भर पेट खाता था। बसमतिया खाना भी कोई खराब नहीं बनाती थी। तरकारी में मिर्च देने के लिए मैंने उसे मना किया था, इसलिए वो मिर्च नहीं डालती थी, लेकिन अपने एवं लड़के के लिए वो अलग से मिर्च डालकर ही खाना तैयार करती थी। इसमें आपत्ति करने का मेरे लिए कोई कारण नहीं था। हजार हो, आखिर अपना लड़का ठहरा। बसमतिया कहती, हुजूर मेरा लड़का बिना मिर्च का खाना खा ही नहीं सकता। मैं बोलता, इसमें कोई बात नहीं, जिसकी जैसी आदत होती है वो उसी तरह का खाना पसंद करता है। बसमतिया मेरे साथ जब तक बातें करती रहती सिर्फ अपने लड़के के विषय में ही बोलती रहती। लड़के का कैसा स्वभाव है, कैसा चरित्र है, वो लड़का अपनी माँ को कितना प्यार करता है, लड़का कैसी कैसी बातें करता है, इत्यादि। इस तरह की बातों के सिवा और दूसरी बात बसमतिया के मुंह से निकलती ही नहीं थी। मैं सुबह इंद्रावती नदी के किनारे किनारे काफ़ी देर तक घूमकर वापस आ जाता। आकर मैं देखता मेरे लिए चाय नाश्ता तैयार है।
मुझे चाय देकर बसमतिया खुद भी चाय पी लेती। मैं पूछता, तुम्हारे लड़के का नाम क्या रखा है तुमने बसमतिया? लड़के का प्रसंग आते ही बसमतिया के होठों से हंसी फूट पड़ती। वो बोलती, छेदीलाल, छेदीलाल राउत। उसे खुश करने के लिए मैं कहता, वाह क्या बढ़िया नाम रखा है तुमने अपने लड़के का। बसमतिया बोलती, हुजूर क्या आपको ये नाम अच्छा लगा? मैं बोलता, हाँ, छेदीलाल नाम मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। झाड़ू में आंगन बुहारती बुहारती बसमतिया बोलती, ये नाम छेदीलाल के बाप ने रखा है, मैंने नहीं। हुजूर छेदीलाल का बाप अब जिंदा नहीं है, मर चुका है। छेदीलाल के जन्म होने के बाद ही वो मर गया। खूब शराब पी लेने पर उसका पेट फूल गया था। मैं पूछता, क्या तुम्हारा आदमी खूब शराब पीता था? हाँ हुजूर, खूब शराब पीता था। मैं जितने रुपए भी कमाती मेरा आदमी सब शराब और औरतों के पीछे उड़ा डालता। शराब बड़ी ही खतरनाक चीज़ है हुजूर। बसमतिया दिन भर इसी तरह की बातें करती रहती। जब तक वो मेरे पास रहती केवल खुद के बारे में, अपने आदमी के बारे में और अपने लड़के छेदीलाल के बारे में ही बोलती रहती। और कोई दूसरी बात उसके मुंह में थी ही नहीं। और शाम को ठीक 4 बजे मेरे पास आकर बोलती, 4 बज गए हुजूर, मैं अब चलती हूँ। उसके हाथ में मैले गमछे में बंधी हुई वो पोटली होती जिसमें शाल पत्ते के दोने में छेदीलाल का खाना रखा हुआ होता। और ठीक 4:30 बजे छेदीलाल को भात तरकारी देकर वो वापस लौट आती। फिर वो रात का खाना तैयार करने में जुट जाती। मैं निश्चित रूप से वहाँ विश्राम करने ही गया था। काम था सिर्फ किताबें पढ़ना और सुबह शाम इंद्रावती नदी के किनारे पैदल घूमना। रेस्ट हाउस के केयरटेकर का नाम था संभवतः धन्य कुमार। मेरे कहने पर धन्य कुमार जी ने ही बसमतिया को मेरे काम के लिए ठीक कर दिया था। उन्होंने कहा था, सर आपको किसी भीतर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बसमतिया आपका खाना वाना भी पका देगी, घर बुहार देगी और रुमाल बनियाइन भी साबुन लगाकर साफ कर देगी। एक और खूबी है इसमें, ये बहुत ही विश्वासी है, चुट्टी नहीं है। कुल मिलाकर मेरे दिन खूब आराम से कट रहे थे। रेस्ट हाउस के सामने ही चौड़े पाट वाली नदी पूर्व दिशा से आकर उत्तर दिशा की ओर चली गई है। उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी होती हुई वो नदी न जाने किस ओर चली गई है, पता नहीं। और ठीक उत्तर दिशा की ओर से ही बहती हुई एक दूसरी जलधारा विपुल कोलाहल करती हुई नीचे नदी में जलप्रपात के रूप में गिरती है। उस सौंदर्य का वर्णन कर सकूं ऐसी शक्ति मेरी लेखनी में नहीं है। जहाँ जल गिरता है वहाँ जल के छोटे छोटे कण एक तरह से स्थायी रूप से ही कुहासे का आवरण रचते हैं और धुंधलका छाया हुआ रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मीलों तक पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। जहाँ पर कुछ कम पानी था, टूरिस्ट वहीं खड़े होकर कुछ देर तक प्रकृति के इस भयावह सौंदर्य का आस्वादन करते और उसके बाद गाड़ी में बैठकर सीधे जगदलपुर लौट जाया करते। और फिर टूरिस्टों के चले जाते ही चाय पान और सिगरेट की दुकान वाले दुकान बंद करके न जाने कहाँ गायब हो जाते। उस समय सारा स्थान पानी की कलकल ध्वनि से और भी मुखरित हो उठता। जैसे जैसे रात बढ़ती वैसे वैसे ऐसे प्रतीत होता मानो जलप्रपात खिड़की के निकट आकर सारे रेस्ट हाउस को तोड़ मरोड़ कर चूर्ण विचूर्ण कर आत्मसात कर लेगा और फिर पाताल में प्रवेश कर जाएगा। बसमतिया आकर बोलती, खाना लगा दूं हुजूर? मैं घड़ी देखता, 9 बजने की मुझे खबर ही नहीं। किताब पढ़ते पढ़ते मैं समय का ख्याल भी नहीं रख पाता था। कहता, ले आओ खाना। बसमतिया खाना परोस कर पूछती, सुबह आपको दही बड़े कैसे लगे हुजूर? मैं कहता, अच्छे ही थे। बसमतिया बोल उठती, छेदीलाल दही बड़े बहुत पसंद करता है, आज उसे खाना बहुत अच्छा लगा था हुजूर। उसके बाद कुछ रुक कर वो कहती, छेदीलाल को एक बार आपके पास ले आऊंगी हुजूर, आप उसे आशीर्वाद देंगे तो? मैं कहता, तो ले आओ ना उसे, मैं भी तुम्हारे लड़के को देख लूँगा। बसमतिया बोलती, बड़ा नाजुक है मेरा बेटा, मैंने कई बार उसे आपके पास आने के लिए कहा पर वो शर्म के मारे आता ही नहीं। क्यों, शर्म किस बात की? कौन समझाए हुजूर, आप ही बोलिए। भला मर्दों के लिए क्या इतनी शर्म अच्छी है? मैं तो उससे यही कहती हूँ, अरे तू तो मर्द है, तुझे कैसी शर्म? मैं बोलता, सचमुच मर्दों के लिए इतनी शर्म अच्छी नहीं होती। अच्छा तुम्हारे छेदीलाल की उम्र कितनी हुई? बसमतिया बोलती, इसी महीने 26 साल पूरे हुए हैं। लड़के की शादी हो गई? बसमतिया कहती, ना हुजूर, मेरा लड़का शादी के नाम से ही नाराज हो जाता है। क्यों? हुजूर, मनपसंद लड़की जो नहीं मिल रही है। मैं कहता, ना ना, और अधिक देर मत करो, 26 वर्ष की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। बसमतिया बोलती,
मेरे हाथ में उतने रुपए भी तो नहीं है हुजूर। घर में पराई बेटी को बहू बनाकर लाने में हमारी बिरादरी में बहुत रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मैं कहता, तुम तो शाम के वक्त के लिए भात ले जाती हो, तो सुबह वो क्या खाता है? बसवतिया बोलती, सुबह वो मालिक के घर पर खाता है। मालिक कौन? हुजूर, हमारे ठाकुर साहब। छेदीलाल मुंह अंधेरी ठाकुर साहब के घर पर काम करने के लिए जाया करता है और सुबह का खाना पीना वहीं होता है। उसके बाद शाम को 4 बजे वो घर लौट आता है, तब मैं उसे रात का खाना दे आती हूँ। बसमतिया मुझे खाना देकर इसी तरह की बातें किया करती और मैं भोजन करते करते उसके छेदीलाल की कहानी सुना करता। बात पूरी करने के पहले वो बोलती, मैं उसे एक बार आपके पास लेकर आऊंगी हुजूर। आप मेहरबानी करके उसे आशीर्वाद दीजिएगा। माँ का मन होता ही ऐसा है। अपनी संतान के लिए माँ की जो ममता होती है उसे सभी लोग परिचित हैं। उस ममता के संबंध में ना तो कोई जाति भेद है, ना ही कोई देश भेद। चमड़ी गोरी हो या काली हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये ममता तो शाश्वत और सनातन है। इसलिए मैंने इस बात के लिए माथापच्ची नहीं की कि बसमतिया अपने बेटे के लिए कहीं बहुत ज़्यादा भात तरकारी तो नहीं ले जा रही। आखिर ये तो मैं जानता ही था कि भात की कीमत की तुलना में माँ का पुत्र के प्रति ममत्व अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार चित्रकूट में मेरे दिन खूब आराम से बीत रहे थे, किंतु अंतिम दिन ऐसा कांड घटित होगा उसकी तो मैं कल्पना ही नहीं कर पाया था। उस दिन मैं चित्रकूट से आने के लिए तैयार हो रहा था। उस स्थान के प्रति मेरे मन में उस समय तक काफी मोह उत्पन्न हो गया था। प्रतिदिन मैं उस गंभीर सौंदर्य के सामने खड़ा होकर अपने भीतर और बाहर की अनिर्वचनीयता की प्रत्यक्ष दृष्टि की अनुभूति से छू पाता था। मेरे लिए यह क्या कम सौभाग्य की बात थी? वो स्पर्शानुभूति मेरे जीवन में चिरस्थायी हो चुकी है। यह क्या कम बड़ी बात है? आखिर वहां से लौटने का समय निकट आ गया। इंद्रावती का अंतिम बार दर्शन करने के लिए एक बार फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर उसके आमने सामने खड़ा हुआ। उसके बाद मैं धीरे धीरे नदी के किनारे पैदल ही काफी दूर चला आया। इंद्रावती जहाँ पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर की ओर बहती है, उस ओर मैंने कदम बढ़ाए, मानो मैं इंद्रावती का ऋण शोध करने की कोशिश कर रहा था। मन ही मन कहने लगा, इंद्रावती, तुमने मुझे नव जन्म प्रदान किया है। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अपने अहंकार को, अपनी ख्याति को, अपने धन दौलत को ही एकमात्र संपदा मानते हुए जो बोझ अपने मस्तक पर रखे हुए मैं जिंदगी भर घूमता रहा, तुमने आज उस बोझ को हल्का कर दिया। उस बोझ से तुमने मेरी रक्षा की है, अतः तुम मेरे लिए प्रणम्य हो। तुम मेरा परित्राण करने वाली हो। तुम्हारे सामने आज मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। तुम मेरे भक्ति नत हृदय की श्रद्धा, स्नेह और प्रीति ग्रहण कर मुझे मुक्ति दो। मैं तुम्हारे अनंत सौंदर्य की निर्मलता और पवित्रता के समुद्र में अवगाहन कर परिशुद्ध हुआ। हठात मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। ऐसा लगा मानो नदी के ऊंचे तट पर एक चट्टान पर कोई मानव मूर्ति एकाकी बैठी हुई थी। सोचने लगा कि ये व्यक्ति धू-धू करती प्रकृति की निसंगता में एकाकी बैठा हुआ क्या कर रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा कि वो मानव मूर्ति और कोई नहीं, स्वयं बसमतिया थी। मेरी तो मानो बोलती ही बंद हो गई। कुछ देर पहले ही तो मुझसे अनुमति लेकर बसमतिया अपने बेटे छेदीलाल के लिए पोटली में बांधकर भात तरकारी ले गई थी, तो फिर अपने लड़के के पास न जाकर इंद्रावती के किनारे अकेली बैठी वो क्या कर रही है? गमछे से बंधी पोटली अब तक उसके हाथ में ही थी। मैं चुपचाप एक पेड़ की आड़ में छिपकर सब कुछ देखने लगा। सोचने लगा, देखूं तो सही ये बसमतिया करती क्या है। बसमतिया की दृष्टि और किसी दूसरी तरफ न थी। वो तो एकटक इंद्रावती के गहरे जल की ओर निहारती रही। उसके बाद न बात न चीत, एक बारगी ही फूट फूट कर रो पड़ी। वो क्यों रो रही है, किसके लिए रो रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आया। और वो क्रंदन भी ऐसा था कि शेष होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद वो अपने आंचल से अपनी दोनों आंखें पोंछने लगी। उसका रोना बंद हुआ और उसके बाद गमछे की गांठ खोलकर उसने शाल पत्ते के दोने को लगभग 300 फीट नीचे इंद्रावती के जल में फेंक दिया। इतने यत्न से छिदीलाल के लिए बनाया हुआ खाना पानी में गिरते ही क्षण भर में कहाँ विलीन हो गया, ये देख पाना मेरे लिए संभव था ही नहीं। जब बसमतिया भात तरकारी फेंक चुकी, तब फिर न जाने वो किसके साथ मानो बुदबुदाते हुए बातें करने लगी। मुझे कौतूहल की अपेक्षा क्रोध ही अधिक हुआ। मेरे पैसों से तैयार किए गए भात तरकारी को तब तो वो नदी के तट पर आकर प्रतिदिन इसी प्रकार ही पानी में फेंक दिया करती थी, तो क्या उसकी सारी बातें ही झूठी थीं?
तो क्या वो इतने दिनों से मुझे ठगती चली आ रही थी? सोचने लगा कि ठीक उसी वक्त बसमतिया को रंगे हाथ जा पकड़ूं और उससे कैफियत तलब करूं। बोलूं तो कि भला इस तरह लड़के का बहाना करके वो क्यों मुझे इतने दिनों तक ठगती आ रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से अंततः मैंने अपने आप को संयत किया। उसके बाद ज्यों ही मैंने देखा कि बसमतिया घर लौटने के लिए उठ पड़ी थी, त्यों ही मैंने भी शीघ्रतापूर्ण पेड़ की ओट से बाहर निकलकर लंबी सांसें लेते हुए रेस्ट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने रेस्ट हाउस पहुंचकर देखा कि केयर टेकर धन्य कुमार जी टूरिस्टों के एक दल के लिए आवश्यक व्यवस्था आदि करने में व्यस्त थे। मैं तुरंत उनके पास जाकर बोला, धन्य कुमार जी, एक बार इधर आइए तो, आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। धन्य कुमार जी चकित होकर मेरे साथ बाहर बरामदे में आए। उन्होंने उत्कंठापूर्वक पूछा, क्या बात है, इस तरह हाँफ क्यों रहे हैं, क्या हुआ है? मैंने कहा, आपने तो बताया था कि बसमतिया बहुत ही विश्वासी औरत है, लेकिन वो तो चोट्टी और झूठी निकली। वो हमेशा मुझे ठगती ही चली आई है। मेरी बात सुनकर धन्य कुमार जी और भी ताज्जुब में पड़ गए। कहने लगे, आपको उसने ठगा है? आपसे उसने झूठी बातें कही हैं? क्या कह रहे हैं आप? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तब मैंने इंद्रावती के किनारे जो कुछ देखा था, सबों का सविस्तार वर्णन कर दिया। किस तरह वो अपने लड़के का नाम लेकर प्रतिदिन आधे घंटे की छुट्टी लेती थी और किस तरह वो लड़के का बहाना बनाकर भात तरकारी ले जाती थी और इंद्रावती के पानी में फेंक आती थी। ये सारी बातें मैंने बताई। इन बातों को सुनते ही धन्य कुमार जी ठहाका मारकर हंस पड़े। बोले, तो ऐसा कहिए ना, मैं तो सोच में पड़ गया था कि कहीं आपके रुपए पैसे तो नहीं चुरा लिए उसने। असल बात आपको बताता हूँ, वो जिस छेदीलाल की बात किया करती है वो तो अब जीवित नहीं है, मर चुका है। धन्य कुमार जी की बात सुनकर मैं मानो आकाश से नीचे गिर पड़ा। मैं कहने लगा, मर चुका है, इसका मतलब? धन्य कुमार जी बोले, मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब यही कि वो मर चुका है। 20 साल पहले इसी इंद्रावती के जल में डूबकर बसमतिया का एकमात्र पुत्र छेदीलाल भगवान को प्यारा हो चुका है। मैं कहने लगा, तो ये क्या कि बसमतिया कह रही थी कि उसका लड़का छेदीलाल किसी ठाकुर साहब की हवेली में दिन में नौकरी करता है। 26 वर्ष की उम्र है उसकी, बड़ा नाजुक मिजाज है वो। कितनी बार बसमतिया ने मुझसे कहा था कि एक दिन वो छेदीलाल को मेरे पास ले आएगी ताकि मैं उसे आशीर्वाद दे सकूं। धन्य कुमार जी ने उत्तर दिया, ठीक ही कहा है उसने। जब उसका लड़का डूबकर मर गया था तब उसकी उम्र 6 साल की थी। अभी अगर वो बचा रहता तो 26 साल का ही होता, किंतु वो मर गया है। ये बात तो बसमतिया ने मुझे कभी भी नहीं बताई। धन्य कुमार जी कहने लगे, उसका छेदीलाल मर चुका है, इस बात पर बसमतिया विश्वास ही नहीं करती है। उसकी धारणा है कि वो अब भी जीवित है। इसीलिए तो 20 वर्षों से आज तक वो छेदीलाल के लिए भात तरकारी लेकर जाया करती रही है, और चाहे जाड़ा हो, वर्षा हो या गर्मी। 20 वर्षों से वो ठीक उसी वक्त 4:30 बजे शाम को, जबकि छेदीलाल मर गया था, इंद्रावती के तट पर उसी स्थान पर 10 मिनट के लिए बसमतिया उस स्थान पर बैठी बैठी रोएगी और उसके बाद रेस्ट हाउस लौटकर अपने कामकाज में जुट जाएगी। यही है उसका 20 वर्षों का नियम। ये नियम कभी भी टूटेगा नहीं। मैं तो 20 वर्षों से यही देखता आया हूँ। अकस्मात दूर रास्ते पर रेस्ट हाउस की तरफ आती हुई बसमतिया पर मेरी नज़र पड़ी। बुढ़िया बसमतिया उम्र के बोझ से बेचारी सीधी होकर चल भी नहीं पा रही थी, किंतु वो जो इस उम्र में भी इतनी शक्ति और इतने सामर्थ्य के साथ सारा दिन खाना बनाने में, बाजार से सौदा लाने में और घर बुहारने में लगी रहती थी, ये मानो अपने विश्वास के सहारे ही कर पाती थी। सचमुच विश्वास है ही एक ऐसी चीज जिससे मनुष्य शक्ति व सामर्थ्य ग्रहण करता है, जिसके सहारे मनुष्य अपने आप को निस्संग, असहाय, संबलहीन, आश्रयहीन और अकेला नहीं महसूस करता। उसके बाद बसमतिया से मैंने इसके संबंध में और कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। उसी दिन शाम को मैं चित्रकूट से जगदलपुर लौट आया। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी बसमतिया। कल मैं उनकी एक दूसरी कहानी सुनाऊंगी। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।